ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ओलावृष्टि और बरसात के कारण फसलों को भारी नुकसान, किसानों की आंखों में पानी ही पानी, कैसे होगा परिवार का गुजारा। घर में खाना बनाते समय हुआ हादसा, झुलसे परिजन, सिलेंडर में लगी आग, दमकल ने पाया स्थिति पर काबू। 3 साल के प्रदेश के विकास से सपाइयों में बेहद खुशी, होली मिलन समारोह आयोजित कर जताया जनता का आभार। और घटते जनाधार को लेकर बहुजन समाज पार्टी की पेशानी पर चिंता की लकीरें, स्वर्गीय काशीराम की जयंती पर लिया उनके ही मार्ग पर चलने का संकल्प। थाना रकाबगंज के औलिया रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर में खाना बनाते समय एक सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आनन फानन में पड़ोसियों की मदद से सिलेंडर को घर से बाहर निकाला गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। सर, वो अंदर खाना बना रही थी तो खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग इस कदर लगी, बेकाबू हो गई आग। सिलेंडर में ये सिलेंडर अंदर से बाहर खींच के लाए और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। यहाँ फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड ने कितने घंटे से आग? कम से कम 1 घंटे आग लगी रही। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड ने फिर आगे आग बुझाई। ठीक, कोई हानि वगैरह तो नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। वो तो सही था कि उसे अंदर से बाहर लाके डाल दिया गया, तो कोई हानि नहीं हुई। आगरा में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण मौसम के तापमान में बदलाव तो हुआ ही है, साथ ही किसानों की फसल आलू, सरसों और गेहूं को भी भारी नुकसान हुआ है। इससे जनता का जो आम जनता है उसका जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है, बिल्कुल जनता। और सर्दी बहुत अपने वो पहले जैसे जनवरी के महीने में जो सर्दी पड़ती है उस तरह की ठंड है। होली के बाद जो गर्म मौसम होता है वो नहीं है और दोबारा से गर्म कपड़े पहनने लगे हैं लोग। अरे बरसात में तो सारी बहुत दिक्कत है और जिस फसल सारी बेकार हुई जा रही है। बेमौसम बारिश हो रही है, बरसात से बहुत ज़्यादा नुकसान है। बरसात तो इतनी हो रही है कि बेमौसम बरसात हो रही है, ठंड बढ़ गई है, फसलों का बहुत नुकसान हुआ है, जगह जगह ओले पड़ रहे हैं। इस समय तो किसान बर्बाद हो गया। इस बार तो आलू भी सड़े हुए निकल रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मौसम में फ़र्क तो बहुत आया है, टेम्परेचर भी बिल्कुल लो हो गया है। सुहावना मौसम है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बेमौसम की बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। किसानों को ये समझ लो फसल एक तरीके से बर्बाद ही हो गई। सर, ये बिन मौसम बरसात हुई है, इससे बहुत काफ़ी नुकसान है। मैं भी एक किसान हूँ। आधा माल खेतों में पड़ा हुआ है, जैसे आलू और ये गेहूँ, सरसों, सभी में बहुत ज़्यादा नुकसान है। और बिन मौसम बरसात कोई सरकार की तरफ से कोई मदद की कोई संभावना नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 3 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विकास की उपलब्धि का जश्न सपा कार्यालय पर मनाया। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने इस मौके पर श्री राम फार्म हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें समाजवादियों के साथ साथ शहर के गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 साल बीते हैं और 3 साल में समाजवादी पार्टी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वो कार्य किए हैं और सबसे ज़्यादा भूमिका आगरे के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे कहीं भी उनकी कोई भी बैठक हुई है, कोई भी योजना के अंतर जो है लखनऊ में बैठक हुई है, ये उसमें आगरा का कहीं न कहीं सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया है। उत्तर प्रदेश शासन इन 3 सालों के अंदर बखूबी बड़े अच्छे अंजाम के साथ प्रदेश को चलाया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं युवा मुख्यमंत्री जी को और ऐसी कामना भी करते हैं कि प्रदेश के आगामी 2 साल इससे भी अच्छी तरीके से प्रदेश के अंदर बिना भाईचारा, बिना भेदभाव और भाईचारे के साथ प्रदेश के अंदर ऐसी अच्छी सरकार चले, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। हमारी पार्टी को 3 साल पूरे हुए हैं। इस अध्यक्ष जी ने जो प्रोग्राम किया है होली मिलन समारोह, उससे कार्यकर्ताओं को बढ़ावा मिला है और कार्यकर्ता बड़े उत्साह हैं, खुश हैं। ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें और भाईचारा बना रहे।
काशीराम साहब जयंती एवं जन कल्याण समिति ने उत्साह के साथ मनाई बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती। उनकी 81वीं जयंती के मौके पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मान्यवर साहब के समाज के विकास के लिए किए गए योगदान पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। मान्यवर कांशीराम साहेब जयंती एवं जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने उनकी 81वीं जयंती पर एक नए काम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने समाज की नींव को मजबूत करने का काम किया। स्वर्गीय कांशीराम के जन्मदिवस के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रम में उनके द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों को याद किया गया और उन्हें कभी न भूलने की बात कही गई। कई चरणों में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में पहले विचार गोष्ठी हुई, जिसमें दलित समाज के लोगों ने कांशीराम साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। आज 81वां जन्म दिवस है। हमारी समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रोग्राम कर रही है। इस साल हम लोगों ने विचार गोष्ठी के साथ साथ यहाँ मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का काम किया है। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। ये मान्यवर कांशीराम साहब ने हमको ऐसा बताया था। उसी के बाद वाम सेव के माध्यम से पूरे समाज को इकट्ठा करा और इकट्ठा करके बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके इस प्रदेश के अंदर दलित समाज की सरकार बनवाई। तो बाबा साहब के बाद में मान्यवर साहब ने ये सपना हमको दिखाया। इसके बाद बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए एक क्विज कंपटीशन भी हुआ, जिसमें सामाजिक ज्ञान के साथ साथ देश के उन महापुरुषों से संबंधित तमाम प्रश्न पूछकर छात्र छात्राओं की नॉलेज बढ़ाई गई। मान्यवर काशीराम साहब का 81वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मान्यवर काशीराम जयंती एवं जन कल्याण समिति के द्वारा यह आयोजन किया गया है। हम लोगों ने मान्यवर साहब को जन्मदिन पर एक विचार गोष्ठी रखी है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब का जो कारवा था, आज आपको देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जाति के लोग आज इतना इकट्ठे हो गए हैं, इतने जागरूक हो गए हैं कि लड़ाई करने के लिए जो गांव देहातों में दबा के रखा जाता था, आज वो अपने बलबूते पे बहुजन समाज पार्टी की वजह से उनका उत्साह इतना बड़ा है कि वो लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दलित नेता को याद करते हुए सभी ने उनको नमन किया और कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कृत कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। सभी ने वहां मौजूद लोगों को हमेशा महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने की सलाह दी और उन्हें कभी न भूलने का आह्वान किया। अपने खिसकते जनाधार को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर लिया स्वर्गीय काशीराम के नाम का सहारा, जिनकी 81वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कर पार्टी हाईकमान ने दलित वोटों को साधने की कोशिश की। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बसपा को बहुत बड़ा सबक सिखाया है। यही वजह है कि काशीराम के नाम पर नीले खेमे ने समूचे समाज को एकजुट कर अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास किया। बहुजन नायक और बसपा के संस्थापक कांशीराम की 81वीं जयंती ने वेंटिलेटर पर आ गई बहुजन समाज पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम किया है, जिसके जरिए बसपा नेताओं ने एक बार फिर अपने खिसकते जनाधार को बचाने की पुरजोर कोशिश की। पार्टी नेताओं ने सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में जोर शोर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मान्यवर साहिब की जयंती मनाई और एक बार फिर से दलित वोट को साधने की कोशिश की। इस आयोजन में बीएसपी की सारी प्रदेश और जिला इकाइयों ने शिरकत कर अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। दरअसल मायावती के बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभालते ही संगठन में उनकी तूती बोलने लगी और पार्टी को खड़ा करने वाले बहुजन नायक कांशीराम का नाम धीरे धीरे विलुप्त सा होने लगा। यहाँ खास बात यह है कि आज़ादी के पहले और बाद में दलित, शोषित और पिछड़े समाज की बदहाली की गाथा किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बाद कांशीराम साहेब ऐसे नेता हुए जिन्हें आज दलितों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। देश के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए किए गए संघर्ष की वजह से उस खास वर्ग में उनकी अहमियत भी बेहद खास है। जो लोग उनके मिशन से जुड़े, उनके साथ मिलकर सामाजिक बराबरी की लड़ाई शुरू की और इस दौरान उन्होंने कई संगठन बनाए। 6 दिसंबर 1978 को वामसेफ और 6 दिसंबर 1981 को DS4 खड़ा किया, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए बीएसपी की स्थापना की और दलितों के लिए सियासी भागीदारी के रास्ते खोल दिए। परम पूज्य मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश में सामाजिक और राजनीतिक
चेतनाओं पर भारी प्रकाश डाला। उन्होंने इस देश में 85% जो लोग हैं, गरीब, अतिदलित, पिछड़े, सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को वामसेप का गठन किया। वामसेप के माध्यम से उन्होंने इस देश में एक सामाजिक अलग जगाई, जिसके माध्यम से जो सामाजिक चेतना जिन लोगों में आई, उसी का आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमार मायावती जी बनी। कांशीराम एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने शोषित समाज की निष्क्रिय रही राजनीतिक चेतना को जागृत किया था। बाबा साहिब ने संविधान के माध्यम से शोषित समाज के लिए विकास के बंद दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस विकास रूपी दरवाजे के पार पहुंचाने का काम कांशीराम ने किया था। बाबा साहिब ने दलितों को मनोबल प्राप्त करने का आह्वान किया। कांशीराम ने समाज को मनोबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। कांशीराम जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की जगह समाज के लिए काम किया। साथियों, माननीय कांशीराम साहब जिनकी आज 81वीं जयंती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ बहुत काम किया। मैंने उनके साथ रहा। जब वो हमारे बुधवार पे आए थे तो बुधवार भी रहा करते थे। उस जमाने में वहाँ का प्रबंधक था। इसके साथ साथ मुझे तब भी भाग्य मेरा ऊंचा रहा कि उनके चरण मेरे गरीब खाने पर पड़े, मेरे निवास पर पड़े। वो स्वयं मेरे आगरा आए थे और मेरे निवास स्थान पर भी आए, और उन्होंने ही मुझसे ये आदेश दिया था कि मैं तुम्हारा एक कमरा चाहिए, अपना कार्यालय बनाऊंगा। और मेरे घर में उन्होंने अपना कार्यालय बनाया और 18 साल लगातार बीएसपी का वामसेप का कार्यालय में घर पे रहा। इस देश में दबे कुचले लोगों को उनकी शक्ति का एहसास कराया कि आप इस देश के मूल निवासी हो, इस देश के आप शासक रहे हो, आपके पुरखे शासक रहे हैं। हमारे महान पुरुषों ने, परम पूज्य बाबा साहब ने हमें रास्ता बताया। उस रास्ते पर चल करके माननीय साहब ने हमें इस देश में शासक कैसे बन रहा है ये हमें बताया। एक बार फिर अपनी मां को लिखी चिट्ठी में कांशीराम जी ने शोषित समाज को ही अपना परिवार बता डाला। वर्तमान में हर समाज को कांशीराम जी जैसे लोगों की बेहद ज़रूरत है, और शायद बहुजन समाज पार्टी को भी अब ये बात समझ आ चुकी है। अचानक पटरी से उतरी बसपा एक्सप्रेस फिर से मान्यवर साहिब के बताए ट्रैक पर चलने की तैयारी में है। उनकी जयंती के मौके पर जिसके बड़े नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को मिशन कांशीराम के री एग्जाम का पाठ पढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने शहर में संचालित इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनों की फैक्ट्री संचालित करने वाले दर्जनों संचालकों को शहर के बाहर स्थापित करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद नगर निगम ऐसे लोगों की एक सूची बना, उनके द्वारा संचालित फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी की एक रिपोर्ट बना पर्यावरण विभाग को सौंपेगा, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही नगर निगम भी कार्रवाई करेगा। शासन ने यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक और नई योजना बनाई है, जिसके चलते शहर में चेन्स को पॉलिश करने वाली सभी तरह की मशीन्स को शहर से बाहर संचालित किया जाएगा, जिसके शासन ने नगर निगम को जिम्मेदारी सौंप दी है। निगम ने सर्वे में करीब 75 से ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रीज को चिन्हित किया है जहां तेजाब का पानी अन्य केमिकल्स के साथ मिलकर यमुना को प्रदूषित कर रहा है। अपनी ये रिपोर्ट जल्द ही निगम अधिकारी पर्यावरण विभाग को सौंपेंगे, ताकि विभाग उन पर विभागीय कार्रवाई कर सके। तो वहीं निगम भी यमुना को मैली करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये जिला स्तर पर के आदेशानुसार इसमें सर्वे अभियान चल रहा हमारा, तो एक सूची हमें जिला स्तर से भी प्रदान की गई थी। उसको हम लोग इंस्पेक्टर वाइज हमने उसको सभी को उपलब्ध करा दी है, जिसकी सूचना हमें आज शाम तक प्राप्त हो जाएगी। तो जो लोग चल रहे हैं करीब 70-80% कारखाने चल रहे हैं, और अभी 10 या 15% की ऐसी है कि बंद होंगे। गौरतलब है कि यमुना के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी खासा नाराज दिखाई दे रहा है, जिसके बाद शासन को मिले आदेश पर निगम भी ऐसे लोगों की सूची बनाने में जुटा है। बहरहाल देखना होगा कि शहर से ऐसी फैक्ट्रीज को दूर करने का ये काम कब तक हो पाता है, क्योंकि इससे पहले भी कैटल कॉलोनी बसाकर पशुपालन का काम करने वालों को बाहर शिफ्ट करने के आदेश आए थे, जो 2 दशक बाद तक पूरे नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ द्वारा चलाई जा रही समीक्षा और कर्तव्य पालन की 2 दिवसीय बैठक का रविवार को समापन हो गया। यूपी रोडवेज कर्मचारी संघ ने इस बैठक के दौरान रोडवेज कर्मचारियों को उनके अधिकार बताए, उन्हें उनका कर्तव्य बताया, साथ ही अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने की जागरूकता भी फैलाई। रोडवेज कर्मचारियों को उनके कार्य और अधिकार की जानकारी और समीक्षा के ऊपर चल रही 2 दिवसीय बैठक का रविवार को समापन हो गया।
उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने इस 2 दिवसीय बैठक के जरिए रोडवेज कर्मचारियों को यात्रा के दौरान उनके क्या कर्तव्य हैं और उन्हें किस तरह पालन करना चाहिए याद दिलाया। साथ ही किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध भी आवाज उठाने की बात कही। हमारा संगठनात्मक समय समय पर हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 2 दिन के 3 दिन के ऐसे अभ्यास पर आयोजित करते हैं और उसमें कार्यकर्ताओं को भिन्न भिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देते हैं ताकि कार्यकर्ता फील्ड में जाएं और जो आने वाली रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं उनको कैसे फेस करें, इसका पूरा प्रशिक्षण हम समय समय पर देते हैं। ये इसमें मुख्यतः परिवहन की समस्याएं, जैसे जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, हम जनता को समयबद्ध संचालन दें, समयबद्ध बस दें, सुंदर सुरक्षित सुयोग सुविधाजनक सस्ती बस सेवा दे पाएं, इसी के लिए हम सब इस तरह की गोष्ठियाँ करते हैं। इसमें परिवहन विकास विशेष चिंतन रहता है। आगरा में एक रोडवेज में ही अपना भारतीय मजदूर संघ का संगठन नहीं है। आगरा में 56 विभागों में यूनियन चल रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी, सरकारी सेक्टर भी है, बैंकें हैं, रेलवे है, नगर निगम है, इन सब में अपना काम चल रहा है। ककरेठा सरस्वती शिशु विद्यालय में चल रही इस 2 दिवसीय बैठक में लगभग 7 राज्यों के रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्हें अपने अपने राज्यों में रोडवेज कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए जरूरी जानकारी और जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही बताया गया कि किसी भी रोडवेज कर्मचारी का रोडवेज अधिकारी द्वारा शोषण होने की शिकायत पर संघ एक साथ मिलकर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा और दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराएगा। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का 3 वर्ष में होने वाला चुनाव आगरा मथुरा रोड पर बने एक होटल में आयोजित किया गया, जिसमें नए अध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारियों के नाम की भी घोषणा की गई। साथ ही इस अवसर पर शहर के 4 गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें 2 चिकित्सक, 2 प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। होटल सीपी में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के पदाधिकारियों ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ। आगरा मंडल व्यापार संगठन के संस्थापक गोविंद अग्रवाल ने बताया कि चरणजीत थापर को संगठन का अध्यक्ष और सेक्रेटरी के लिए हरेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष के लिए लल्ला बाबू को चुना गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आगरा के 4 सम्मानित लोगों का सम्मान किया गया है, जिसमें डॉक्टर RS पारिक, डॉक्टर MC गुप्ता के बेटे रोहित गुप्ता, ADM सिटी राजेश श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी BS त्यागी को उनके किए गए कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एक्चुअली 3 वर्ष बाद हमारा चुनाव होता है, तो आज वो 3 वर्ष बाद चुनाव हुआ है, जिसमें 3 पदाधिकारी चुने गए हैं। प्रेसिडेंट पद के लिए अपना चरणजीत थापर और सेक्रेटरी में हरीश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष लल्ला बाबू हैं जी। मैं संस्थापक अध्यक्ष हुई इसका। तो आज हम 4, क्योंकि होली मिलन का कार्यक्रम है, तो आज हम 4 विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर RS पारिक का, डॉक्टर MC गुप्ता जी के बेटे का कर रहे हैं, वो नहीं आ पाए हैं, और एक BS त्यागी का कर रहे हैं, एक ADM सिटी आ रहे हैं, उनका कर रहे हैं। आगरा मंडल व्यापार संगठन के इस कार्यक्रम में होली का रंग भी दिखाई दिया। इस मौके पर एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाइयां भी दी गईं। पिछले दिनों पहाड़ों और अन्य प्रदेशों के साथ साथ आगरा में भी हो रही बारिश के चलते यमुना का भी स्वरूप लौटने लगा है, तो वहीं आगरा की जनता को भी स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जलकल विभाग भी खासा खुश दिखाई दे रहा है, तो वहीं पेयजल में मिलने वाले केमिकल में भी काफी हद तक कमी आई है। लंबे समय से लगातार पानी की किल्लत झेल रहे शहरवासियों को गोकुल बैराज से मिले पानी ने एक बड़ी राहत दी है। जल स्तर कम होने के कारण कई इलाकों को पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं पेयजल की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। लेकिन आगरा यमुना को 10,000 क्यूसेक पानी से ज्यादा की सप्लाई मिलने पर जल संस्थान की महाप्रबंधक मंजू रानी गुप्ता भी काफी खुश नजर आई और शहर को सप्लाई होने वाले पेयजल की सही से आपूर्ति होने की बात कहती दिखाई दी। अभी जो पिछले समय में पीछे से गोकुल बैराज से पानी बढ़ा है, उसमें करीब यमुना का डिस्चार्ज 10-12 गुना ज़्यादा पानी आया है उसमें हमारे पास, और उससे हमें जो वाटर सप्लाई मिली है और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। क्वालिटी भी बिल्कुल एकदम मिनिमम लेवल पर है प्रदूषण इस समय नदी में, और पानी हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। और हम भी पानी की वो वाटर सप्लाई दे रहे हैं शहर में, वो बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर वाटर। लगातार जल स्तर कम होने के कारण पानी में प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते पानी को पीने योग्य बनाए जाने से पहले
ज्यादा मात्रा में केमिकल्स का प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जहां पहले क्लोरीन की मात्रा 60 से 65 ppm मिलाई जा रही थी, तो वो अब बढ़कर करीब 80 से 85 पर पहुंच गई। लेकिन बढ़ते जल स्तर ने इस मात्रा को न्यूनतम स्तर यानी करीब 30 से 35 ppm पर ला दिया। तो अब जो पानी अच्छा आया था, क्वालिटी भी बढ़ी थी और क्वांटिटी भी बढ़ी थी रॉ वाटर की, तो उससे वो बहुत मिनिमम लेवल पर आ गया था बिल्कुल। राहत वाली बात है और ये लोगों के लिए बहुत राहत की बात है और शहर के लिए ये खुशखबरी का विषय है, क्योंकि नदी की आप देखो, नदी भी बहुत सुंदर लगने लगी है। दूर से आप देखेंगे उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है और भरी हुई नदी इटसेल्फ बहुत अच्छी लगती है और पानी की समस्या भी हल हो जाती है। दोनों ही चीज़ों का लाभ है, जनता के लिए जो है खुशखबरी है। गौरतलब है कि यमुना का घटता जल स्तर शहरवासियों के लिए संकट पैदा करने वाला होता है। इससे एक ओर तो पेयजल आपूर्ति बाधित होती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण को कम करने के लिए मिलाए जाने वाले केमिकल्स का सीधा असर आगरा वासियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बहरहाल यमुना के बढ़ते जल स्तर ने फिलहाल शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। ताजमहल की सुरक्षा को लेकर जहां हर कोई चिंतित रहता है, तो वहीं इस बेशकीमती मुगलिया स्मारक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी अपनी जिम्मेदारी कितनी सजगता से निभा रहे हैं, इसका अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल हो रहा है। अब सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर कितना सतर्क है, जानने के लिए देखिए ताज न्यूज की खास रिपोर्ट। ताजमहल जिससे विश्व के मानचित्र पर आगरा की पहचान है और जिसकी सुरक्षा के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार
हर वर्ष करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देती है, लेकिन इसकी सुरक्षा का दम भरने वाले सुरक्षाकर्मी इस विश्वदाय स्मारक की कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस विश्वदाय स्मारक की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हो और हर गेट पर CISF के जवान जिसकी 24 घंटे निगरानी कर रहे हों, तो भला उस स्मारक को कभी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस सब में कितनी सच्चाई है, ये तो आपको इन तस्वीरों में देखकर समझ आ ही गया होगा। इतनी सुरक्षा के बाद भी ये हरियाणा नंबर की गाड़ी, जिस पर ना तो कोई लाल बत्ती है और न ताज सुरक्षा में प्रवेश का पास, और ना ही इस गाड़ी चालक के पास कोई परमिशन है, तो आखिर ये गाड़ी ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार तक कैसे पहुंच गई? भारी बरसात के समय क्या किसी भी सुरक्षाकर्मी ने इस कार को ताज सीमा में प्रवेश करते हुए नहीं देखा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए हर गाड़ी को दो बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या दोनों बैरियर्स पर किसी भी सुरक्षाकर्मी का कोई ध्यान इस कार की तरफ नहीं गया, या फिर किसी ने इस कार को रोकने की जहमत नहीं उठाई? खैर, आखिर में पर्यटन पुलिस के एक सिपाही ने इस कार को ताज के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर रोका और वापस जाने को कहा। बहरहाल जो भी हो, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ताज सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी अपनी जिम्मेदारी को कितना बखूबी अंजाम दे रहे हैं, वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस लापरवाही के लिए अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। रविवार को बोदला पश्चिमपुरी अमल गार्डन में क्षत्रिय सभा का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षत्रिय बंधुओं ने एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसी मौके पर क्षत्रिय सभा द्वारा क्षत्रिय समाज के लिए सम्मानित कार्य करने वाले बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। क्षत्रिय सभा द्वारा क्षत्रिय समाज के लोगों को एक मंच पर लाने और उनमें भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए रविवार को होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षत्रिय सभा की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्षत्रिय सभा के इस होली मिलन समारोह में समाज के लोगों ने एक दूसरे को हल्दी चंदन का टीका लगाकर होली की बधाई दी और गले मिलकर अपने गिले शिकवे को भुलाने का वादा किया। साथ ही समाज के उन बुजुर्गों का सम्मान भी किया जिन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए सम्मानित काम किए हैं। ये आज क्षत्रिय सभा आगरा पश्चिम का होली मिलन समारोह और वृद्धजन सम्मान समारोह किया गया है। जितने भी हमारे 75 ऊपर से वृद्ध थे, 20 वृद्धों को यहाँ सम्मानित किया गया। उसमें एक मोमेंटो दिया गया, शॉल उड़ाया गया और उन्होंने जो भी क्षत्रिय समाज के लिए कार्य किया है अपने जीवन में, उन 20 क्षत्रिय बंधुओं को, बुजुर्गों को यहाँ सम्मानित किया गया। होली का त्योहार गुजरे एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन होली मिलन समारोह कार्यक्रम अभी भी जारी हैं। दरअसल होली एक ऐसा त्योहार है जिसके माध्यम से आपसी गिले शिकवे, खामियां खत्म और खुशी, प्रेम, भाईचारा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसे राजनीतिक रूप से भी देखा जा सकता है, जिसमें सामाजिक तौर पर आयोजित कार्यक्रमों में समाज की ठेकेदारी करने वाले लोग अपने समाज को चुनावों के दौरान लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ इस होली मिलन समारोह में भी देखने को मिला, जिसमें मंच के माध्यम से चुनावों में क्षत्रिय समाज के हित में काम करने वाले प्रत्याशी और पार्टी को वोट डालने की अपील की गई। पर्यटन नगरी आगरा में बिन मौसम बरसात ने विभागीय दावों की पोल खोल दी। एक तरफ जहां ताजमहल के चलते हमारे देश में सैलानियों की आवाजाही दिन रात रहती है, तो वहीं शहर के हाईटेक बनाने के नाम पर तमाम योजनाएं भी बनाई जाती हैं। लेकिन शहर की सड़कों की बात की जाए तो गहरे गड्ढों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। कई बार हो चुकी दुर्घटनाओं से भी विभागीय लोगों की नींद नहीं टूटी। जहां एक तरफ आगरा प्रशासन आगरा को पर्यटन नगरी बनाने के उद्देश्य से चमकाने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां जरा सी बरसात के बाद ही आगरा के कुछ क्षेत्रों के हालात नर्क से भी बदतर हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ नारकीय हालातों से जूझ रहे हैं आवास विकास सेक्टर 3 के लोग, जहां बिन मौसम बरसात के बाद जीवन यापन करना किसी चुनौती से कम नहीं रहा। ये नज़ारा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ के लोग अपना जीवन किन हालातों में यापन करते हैं। बारिश के बाद यहाँ की सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि आए दिन यहाँ कोई न कोई दुर्घटना का शिकार होता ही रहता है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ के पार्षद की, तो चुनाव के बाद तो उनका चेहरा ही देखने को नहीं मिला, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो क्षेत्रीय पार्षद को जानते भी नहीं। भला जाने भी कैसे, जब जनाब ने चुनावों के बाद अपने दर्शन ही नहीं दिए। फिलहाल तो यहाँ के लोग नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। वहीं कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग ने यहाँ की सुध नहीं ली। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक विभाग के आला अधिकारी यूं ही चुप बैठे रहेंगे। क्या कभी यहाँ के हालातों में सुधार होगा?
क्या यही है ग्रीन आगरा क्लीन आगरा का सपना? और क्या इन जैसे दृश्यों से आगरा एक पर्यटन नगरी का रूप लेगी? ये अपने आप में एक बड़े सवाल हैं। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा द्वारा पुलिस लाइन रोड स्थित चित्रगुप्त भवन पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं कार्यक्रम में आगरा के साथ साथ देश भर के लोगों ने शिरकत की और पदाधिकारियों ने आगामी योजनाओं की जानकारी। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा द्वारा पुलिस लाइन रोड स्थित चित्रगुप्त भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की कार्यकारिणी बैठक भी हुई, जिसमें आगरा में ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाए जाने की बात रखी गई। ये सम्मेलन नवंबर माह में आगरा में आयोजित होगा। यहाँ पर होली मिलन समारोह चल रहा है। हवन किया गया अभी कुछ समय पहले, हवन के साथ शुरुआत की गई होली मिलन समारोह की। इसमें समाज के बच्चों के द्वारा फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम एवं डांस का कार्यक्रम किया गया। आज हमने पहली बार कुलश्रेष्ठ समाज की कुलश्रेष्ठ कीन प्रतियोगिता रखी गई। आज हम लोग आगरे में अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये तय कर रहे हैं कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कुलश्रेष्ठ समाज का आगरे में ही नवंबर के माह में होने जा रहा है, उसको हम किस प्रकार से सार्थक बनाएं। इस बैठक में पदाधिकारियों ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। मुरलीधर मनोहर धार्मिक संस्था आगामी 20 मार्च को एक भजन संध्या का आयोजन आगरा के GIC ग्राउंड में करने जा रही है। आयोजन से पूर्व संस्था के पदाधिकारियों ने GIC ग्राउंड पहुंच विधिवत रूप से भूमि पूजन किया। 20 मार्च को आगरा के GIC ग्राउंड परिसर में विशाल भजन संध्या दीदार एक कृष्ण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भजन सम्राट विनोद अग्रवाल बम्बई वाले भक्तों को भजन सुनाएंगे। मुरलीधर मनोहर धार्मिक संस्था इस आयोजन को करा रही है। इसी कड़ी में संस्था के पदाधिकारियों ने GIC मैदान पहुंचकर भूमि पूजन किया। संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि नव संवत्सर के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 10,000 भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई है और प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। विगत वर्षों की बात थी, नव संवत्सर दिवस पर विनोद अग्रवाल द्वारा भजन संध्या कार्यक्रम GIC कंपाउंड में होगा, जिसमें लगभग 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। इसमें कोई पास व्यवस्था नहीं है, प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर हम लोगों ने रखा है। नव संवत्सर किस तरह मनाना चाहिए हिंदुओं को, उसका एक संदेश देने का हमारी संस्था मुरलीधर मनोहर द्वारा हर वर्ष प्रयास किया जाता है। नव संवत्सर के मौके 20 मार्च को विनोद अग्रवाल बम्बई वाले या GIC ग्राउंड में भजन सुनाएंगे जनता को। वहीं पदाधिकारियों ने शहरवासियों को हरिनाम संगीत का आनंद लेने के लिए भजन संध्या में आने का निवेदन किया। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।